नमस्कार। आज हम पार्ट 4 के भाग 2 स्वतंत्रता एवं समानता में स्वतंत्रता के विविध रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के रूपों की जब बात करते हैं तो इससे पहले स्वतंत्रता जो है लिबर्टी, अंग्रेजी का जो लिबर्टी शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है और उसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट देना एक प्रकार का स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता शब्द के इर्द गिर्द इतिहास में अनेक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता के संग्राम हैं जिनका हम इतिहास विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अभी स्वतंत्रता के विविध रूप, उसमें पहला जो रूप है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी प्रकृति के रूप में क्या स्वतंत्रता है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करें तो मनुष्य को स्वतंत्रता का ये जो स्वरूप है, ये मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से प्राप्त न होकर प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में कहा गया है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके लिए उसके व्यक्तित्व के अंदर निहित हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता, वह चाहकर भी इसको अपने जीवन में से निकाल नहीं सकता। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है, अर्थात जब वो बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही ऐसी प्राकृतिक स्वतंत्रता उसमें निहित हो जाती है। और ज्यों-ज्यों राज्य की स्थापना का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है, उसके पूर्व की ये अवस्था है। और ज्यों-ज्यों राज्य व्यवस्था की जो स्वतंत्रता है उसका प्रभाव उसके ऊपर बढ़ने लगता है, त्यों-त्यों धीरे धीरे वो विलुप्त भी होती रहती है। इन्हीं के लिए रूसो ने कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा जाता है। इसीलिए समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक हुए। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस बात का समर्थन करती है। अर्थात व्यक्ति के निजी जीवन में उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये इस स्वतंत्रता में कही गई है। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन होना चाहिए। निजी स्वतंत्रता क्या कहती है कि समाज जीवन में केवल समाज हित में यदि कोई बंधन व्यक्ति पर लगाए जाए तो वह संभव है, बाकी अन्य निजी कार्यों में उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का बहुत महत्व स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है। उन्हें अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म इत्यादि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए और वह स्वतंत्रता इस निजी स्वतंत्रता के अंदर देखी जाती है। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है, इस पर नियंत्रण अपेक्षित हो जाता है। इसके बाद आती है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे समस्त स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली जो स्वतंत्रताएं होती हैं उनको जो समाज स्वीकार करता है और
राज्य भी मान्यता प्रदान कर देता है, उनको राज्य संरक्षण देता है। ऐसी सारी स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। और इसका मूल उदाहरण अपने देश में ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो अपने को मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई है। अपने जो मूल अधिकार हैं दिए हुए हैं वो मूल अधिकार इसी रूप में देखा जा सकता है अपने संविधान में। इसका एक प्रमाण है। गेटिल के अनुसार स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है। क्या कह रहे हैं? उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं राज्य अपने नागरिकों के लिए करता है, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए करता है। ऐसी सारी स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी, अर्थात राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राज्य कार्यों अर्थात राज्य में जो चुनाव प्रणाली होती है, मताधिकार का प्रयोग होता है या सार्वजनिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं इस राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। गिलक्राइस्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम लेकर बताते हैं। और ये वह स्वतंत्रता है जो मैंने अभी बताया, प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने इत्यादि ये जो स्वतंत्रताएं हैं वह राजनीतिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय भी ऐसा ही है जिस शब्द के अर्थ के साथ ही है। व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वह अपने स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए हुए स्वयं का और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। इस प्रकार की जो सुरक्षा होती है, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है वह आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती हैं। अर्थात व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ बिना चुनौतियों का सामना किए हुए वो अपना और परिवार का जीवन अच्छे ढंग से यापन कर सके, उसको आर्थिक स्वतंत्रता कहा गया है। आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने का भी जो प्रयास किया जाता है वह इसी स्वतंत्रता का एक पहलू है। ये इसी स्वतंत्रता का एक पक्ष है जिसमें शोषण का दायरा कम करना, आर्थिक रूप से उसको गुलामी की अवस्था को समाप्त करना, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर उपलब्ध करवाना, व्यवसाय चुनने का अधिकार देना, रोजगार की स्वतंत्रता देना, ये सारी बातें इस आर्थिक स्वतंत्रता के पक्ष की हैं और आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आती है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। इसका संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से है, व्यक्ति के अंतःकरण से है। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसमें आस्था रखना, उनके प्रति व्यवहार आचरण इत्यादि बातों की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा, तौर तरीके, उससे संबंधित रीति रिवाज, संस्थाओं का गठन, धर्म का प्रचार इत्यादि जो आज़ादी है, स्वतंत्रताएं हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। धर्म के नाम पर यदि कोई व्यक्ति सदाचरण करता है तो आती धार्मिक स्वतंत्रता, और यदि धर्म के नाम पर वह कानून व्यवस्था को भंग करता है या फिर कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाता है तो वह इस प्रकार की स्वतंत्रता का पक्ष नहीं है। ये एक तरह से कानूनन अपराध हैं। धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी कोई अनुमति नहीं देता है जिसके कारण से कानून व्यवस्था भंग हो या किसी धर्म का
परिवर्तन हो, धर्म के साथ निंदा हो, धर्म की बुराई हो, ऐसी कोई भी स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसके बाद आता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता ये भी व्यक्ति के चरित्र, उसकी नैतिकता, उसका व्यवहार से जुड़ी हुई है। व्यक्ति अपने अंतःकरण व नैतिक गुणों से प्रभावित होकर, व्यक्ति अपने अंतःकरण और नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव, ऐसी सारी बातों को लेकर या उस ऐसे चरित्र को धारण करके, ऐसी चारित्रिक दुर्बलताओं से वशीभूत होकर यदि कोई कार्य करता है व्यक्ति, तो वह नैतिक स्वतंत्रता का पक्ष नहीं है, वह नैतिक परतंत्रता की श्रेणी में आता है। नैतिक स्वतंत्रता जो है वो सदचरित्र और नैतिकता पर आधारित व्यवहार है। दुर्भावना, लोभ, क्रोध, घृणा, ऐसी जो दुर्बल विचारधाराओं को लेकर यदि कोई कार्य करता है तो यह इसका पक्ष नहीं है। इसके बाद आता है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी है। सामाजिक स्वतंत्रता क्या है? समानता व न्याय की जननी है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में सामाजिक स्वतंत्रता है। समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव न होकर सभी को समान अवसर और समान व्यवहार उनके साथ किया जाए, यही सामाजिक स्वतंत्रता है। और हमारे संविधान में जो समता का अधिकार, जो संविधान के अंदर हमें समता का अधिकार दिया गया है, अपने अधिकारों की जो बात की गई है, इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए एक प्रमाण के रूप में है कानून के समक्ष समता व समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता है। क्या है सामाजिक स्वतंत्रता? किसे कहा गया है? कानून के समक्ष समता और समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता है। कानून के अंदर सभी को समान अवसर मिले, समान कानून व्यवस्था हो उनके लिए, इसको सामाजिक स्वतंत्रता कहा गया। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता अर्थात राष्ट्र जब स्वयं प्रभु राज्य बन जाता है, जब कोई राष्ट्र संप्रभु राज्य बन जाता है तो फिर उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचय के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात उस पर अब किसी भी अन्य देशों के आदेश नहीं आते हैं, आदेश नहीं थोपे जाते हैं। अन्य देशों के आदेश की पालना से वह मुक्त हो जाता है। उसको कहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। संप्रभु राज्य का अर्थ हो गया उस राज्य का स्वयं का कानून, संविधान, नीति निर्देशक तत्व, उनके राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह इत्यादि, ये सब उनके खुद के देश के हो जाते हैं। और यदि इसमें उपनिवेशवाद का बढ़ावा होता है, उपनिवेशवाद का बढ़ावा होता है, तो वह उसके लिए बहुत ही घातक होता है, एक शत्रु का कार्य करता है। इसके बाद आता है हमारा संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता का अर्थ हो गया यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। यानी संविधान के अंदर ही नागरिकों को ये विशेष स्वतंत्रता दी हुई होती है। तो ऐसी स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी अपने शासन में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर
नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक तरह से संवैधानिक स्वतंत्रता है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता के ये जो विभिन्न प्रकार हैं, इन प्रकारों के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो स्वतंत्रता के लिए प्रमुख रूप से जो आवश्यक शर्तें हैं वो है, व्यक्ति को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होना चाहिए। जागरूकता के अभाव में वह व्यक्ति ये जो ऊपर 10 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं उसका वो ठीक से अनुभव भी नहीं कर सकता और जीवन में उसको अपना भी नहीं सकता। दूसरा, नागरिक की निडरता व साहस। व्यक्ति को निडर होना चाहिए और साहस के साथ सभी प्रकार की स्वतंत्रता का ज्ञान भी होना चाहिए। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। समाज में जो लोग हैं, सभी लोग हैं, वो लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करने वाले होने चाहिए। मानव समाज क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। इसके बाद आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज। अर्थ की दृष्टि से जो समाज है वो समाज समतामूलक होना चाहिए, अर्थात सभी को समान रूप से, समान दृष्टि से उनका विकास, आर्थिक दृष्टि से विकास होना चाहिए। पक्षपात रहित कानून व्यवस्था। देश की, राज्य की जो व्यवस्था रहती है वह पक्षपात रहित कानून व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी बड़े छोटे का इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी तरह का अमीर गरीबी का भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। निष्पक्ष जनमत। जो चुनाव प्रणाली इत्यादि जो अपने देश में होती है, तो जहाँ पर भी जनमत होता है, जिस विषय पर जनमत होता है वह एक तरह से निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। किसी भी अन्य का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। समाज में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण। समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित होना चाहिए, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की, ये 10 प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं उसका आनंद व्यक्ति ठीक ढंग से ले सके और जीवन में अपना सके। और इसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी यहाँ की न्यायपालिका है वह न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी अन्य लोगों का दबाव नहीं होना चाहिए, उनकी न्याय प्रणाली में किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये स्वतंत्रता की प्राप्ति के आवश्यक शर्तें थी। इसके बाद आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और वो बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली बात आती है अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। यदि व्यक्ति स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं है तो वह इन स्वतंत्रताओं के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता, वह उसका जीवन में उपयोग नहीं ले सकता। दूसरा है अशिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण भी इन 10 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिली हुई है इसके बारे में ज्ञान नहीं रहता है। निर्धनता व संसाधनों का अभाव। गरीबी भी इसका एक कारण है, और पर्याप्त संसाधन व्यक्ति के पास नहीं होने के कारण भी इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता का भी आनंद वो नहीं ले सकता, जीवन में उपयोग नहीं कर सकता। अराजकता का वातावरण, अर्थात राज्य व्यवस्था में भय का वातावरण होता है, तो वहाँ पर भी ऐसी स्वतंत्रता, जो विभिन्न प्रकार की ये 10 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनका ठीक से वो पालन नहीं कर पाता। राष्ट्रीय विरोधी तत्व एवं आतंकवाद, अर्थात देश और राष्ट्र में यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं या आतंकवाद जैसी गतिविधियां चलती हैं, तो वहाँ पर भी व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता होती है उन स्वतंत्रताओं को कुछ कम किया जाता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। ये सभी स्वतंत्रता की प्रमुख बाधाओं के रूप में हम इनको देख सकते हैं। आज के इस कालांश में हमने स्वतंत्रता के विविध रूप और उसके बाद स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें, उसके बाद स्वतंत्रता के प्रमुख बाधाएं
आवश्यक शर्तें और बाधाएं, ऐसा अध्ययन किया है। इस कालांश में से अपने अभ्यास के लिए ये 4 प्रश्न हैं, इनका आप अच्छे से वीडियो में देखकर इन प्रश्नों का हल करें। धन्यवाद।